नमस्कार। आज हम पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हाल में हुआ है उस पर बात करेंगे। एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया वहां। बिल्कुल। प्रधानमंत्री शेख हसीना जो इतने लंबे समय से सत्ता में थीं, उनका अचानक इस्तीफा देना और देश छोड़ देना। हाँ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसी पर हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो खबरों, मानवाधिकार रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषणों से है। और हमारा मकसद है पिछले 50 साल में बांग्लादेश ने क्या क्या देखा, शेख हसीना का शासन कैसा रहा और ये जो अचानक बदलाव आया, इसके क्या मायने हैं। खास तौर पर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, 1971 से। हाँ, जब पाकिस्तान से अलग होकर एक रक्त रंजित संघर्ष के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिता, वो उस वक्त के हीरो थे, बंगबंधु। लेकिन कितनी अजीब बात है, 1975 में ही एक मिलिट्री कूप में उनकी और उनके परिवार के ज्यादातर लोगों की हत्या कर दी गई। हाँ, वो एक बहुत ही दुखद घटना थी और उसके बाद तो जैसे अस्थिरता का एक लंबा दौर शुरू हो गया। 75 में ही कई और तख्ता पलट हुए। फिर जनरल जियाउर रहमान आए, वो भी ज्यादा टिक नहीं पाए। 1981 में उनकी भी हत्या हो गई। और फिर 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद आ गए, मिलिट्री शासन। तो ये जो शुरुआती दौर था ना, काफी उथल-पुथल वाला रहा। बिल्कुल, इसने शायद देश की राजनीति पर एक गहरा असर डाला। खैर, 1990 में फिर एक बड़ा जन आंदोलन हुआ। हाँ, जिसके बाद जनरल इरशाद को हटना पड़ा और लोकतंत्र की वापसी हुई। और यहीं से वो दौर शुरू हुआ जिसे कई लोग दो बेगमों का युग कहते हैं, है ना? बिल्कुल, शेख हसीना की अवामी लीग और खालिदा जिया की बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 90 और 2000 के दशक में सत्ता इन्हीं दोनों के बीच घूमती रही। और इनकी दुश्मनी तो जग जाहिर थी। बैटलिंग बेगम्स कहते थे लोग। मतलब सिर्फ राजनीतिक नहीं, निजी तौर पर भी काफी कड़वाहट थी। हाँ, वो तो थी। फिर 2008 के चुनाव हुए जिसमें शेख हसीना को भारी जीत मिली और 2009 से उनका लगातार 15 साल का शासन शुरू हुआ। और इस दौरान मानना पड़ेगा, आर्थिक मोर्चा पर बांग्लादेश ने काफी तरक्की की। जीडीपी ग्रोथ अच्छी रही, 6-7%। हाँ, गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी, गरीबी भी कम हुई, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बने, जैसे वो पद्मा ब्रिज। और भारत के साथ रिश्ते भी, खासकर सुरक्षा मामलों में और कनेक्टिविटी में काफी मजबूत हुए हसीना के दौर में। हाँ, ये सब उनकी उपलब्धियों में गिना जाता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं, वो है सत्तावादी रवैया। अच्छा, किस तरह का? जैसे 2011 में चुनावों के लिए जो न्यूट्रल केयरटेकर सरकार का सिस्टम था, उसे खत्म कर दिया गया। ओह, वो तो निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी माना जाता था। बिल्कुल। फिर 2014 के चुनाव का तो बीएनपी ने बॉयकॉट ही कर दिया और 2018 के चुनाव में तो धांधली के इतने आरोप लगे कि हसीना की पार्टी को करीब 96% सीटें मिल गईं। 96%, ये तो मतलब अविश्वसनीय ऐसा लगता है। हाँ, और फिर मानवाधिकारों का मुद्दा, विपक्ष का दमन, खालिदा जिया जेल में रहीं, सैकड़ों लोग, करीब 600 से ज्यादा जबरदन गायब कर दिए गए, ऐसा आरोप है। और वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के आरोप भी थे, खासकर आरएबी पर। हाँ, रैपिड एक्शन बटालियन, मीडिया पर दबाव, न्यायपालिका पर दबाव, ये सब बातें भी सामने आई। मामला इतना बढ़ा कि 2021 में अमेरिका ने आरएबी और उसके कुछ अधिकारियों पर मानवाधिकार उल्लंघन के लिए प्रतिबंध भी लगा दिए। तो मतलब बाहर से सब ठीक दिख रहा था, आर्थिक विकास हो रहा था, पर अंदर ही अंदर असंतोष पनप रहा था। ऐसा लगता है। और फिर जुलाई 2024 में वो चिंगारी भड़की, सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ। हाँ, वो तो एक सामान्य छात्र विरोध जैसा लग रहा था शुरू में। लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेस और रूलिंग पार्टी के छात्र विंग, छात्र लीग ने कथित तौर पर सख्ती बरती, हिंसा हुई, तो मामला एकदम से फैल गया। तो वो सिर्फ कोटा का विरोध नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सालों का दबा हुआ गुस्सा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ, चुनावी धांधली के खिलाफ, दमन के खिलाफ। वो सब सड़कों पर आ गया। वो एक बड़ा सरकार विरोधी आंदोलन बन गया। और सरकार ने कैसे संभाला इसे? संभालने के बजाय शायद और सख्ती की। सेना उतार दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, हजारों लोग गिरफ्तार हुए और हिंसा में करीब 300 जानें गईं, जो बहुत दुखद है। हाँ, बहुत ज्यादा। और 4 अगस्त को तो देश भर में भयानक झड़पें हुई। और उसके अगले ही दिन 5 अगस्त को खबर आई कि सेना प्रमुख ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है, वो भारत आ गईं। सब कुछ
इतनी तेजी से हुआ, मतलब हफ्तों के अंदर ही पूरा तख्ता पलट गया। बिल्कुल। अब वहां नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी है। उनका कहना है कि वो सुधार लाएंगे, स्थिरता कायम करेंगे और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। कुछ अच्छे संकेत भी मिले हैं, जैसे खालिदा जिया रिहा हो गई। हाँ, खालिदा जिया रिहा हुई, कुछ लापता लोग वापस आए हैं, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। सुधारों की रफ्तार धीमी है, अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था एक मुद्दा है। और अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें भी आई बीच में। हाँ, और अब अवामी लीग के समर्थकों की गिरफ्तारियों की भी बातें हो रही हैं। तो मतलब स्थिति अभी भी काफी नाजुक है। भारत के लिए ये सब क्या माने रखता है? हसीना का जाना तो एक बड़ा झटका माना जा रहा है ना? हाँ, स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो है, क्योंकि भारत के उनके साथ काफी अच्छे वर्किंग रिलेशन थे। सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी, इन सब पर असर पड़ सकता है। चिंताएं क्या हैं भारत की? कई हैं, जैसे क्या बीएनपी या फिर इस्लामीवादी ताकतें मजबूत होंगी? क्या चीन या पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ेगा? बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक है, उनकी सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। और वो जो बड़े व्यापारिक समझौते थे जैसे अडानी पावर डील, उनका क्या होगा? ये सब सवाल है। भारत ने फिलहाल तो काफी संभलकर प्रतिक्रिया दी है, स्थिरता पर जोर दिया है और नई सरकार के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि आर्थिक विकास अपनी जगह है, लेकिन अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं, मानव अधिकारों का हनन होता है, तो असंतोष कभी भी फट सकता है। बिल्कुल सही। और बांग्लादेश अब एक चौराहे पर खड़ा है। ये जो अंतरिम सरकार है, क्या वो वाकई में सुधार लाकर एक निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया बना पाएगी, ये देखना होगा। और भारत और बाकी क्षेत्रीय ताकतों के लिए भी ये एक इंतजार करने और देखने का समय है। हाँ, और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ सत्ता का हाथ बदलना है या ये बांग्लादेश की राजनीति में कोई गहरा, स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। निश्चित रूप से इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम जल्दी फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।